हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज oogenesis। ठीक है, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ अब तक मैंने इस चैनल पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एज वेल एज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करी हैं, सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करूंगी, आप उसको एक बारी क्लिक करके सारी वीडियोस देख लीजिएगा। अभी के लिए एक नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठिए, ताकि मैं ऑन स्क्रीन जो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी आप उसको देख के नोट डाउन करना, और साथ ही साथ मैं जो एक्सप्लेन करूंगी वीडियो में उन सारी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और नोट्स साथ में बनाते चलना। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखो इसमें क्या है, oogenesis। पहली बात, इसमें हमको दो टर्म देखने को मिल रहा है। पहला है ऊ एंड दूसरा है जेनेसिस। तो ऊ जो है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवम, या फिर आप उसको एग भी बोलते हो। देन आता है जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब ही होता है प्रोडक्शन, ठीक है, या सिंथेसिस। किसी चीज़ के बनने के प्रोसेस को हम जेनेसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक फीमेल गैमेट दैट इज ओवम के बनने के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो oogenesis refers to the process of egg ovum formation in the females which occurs in the ovaries। तो बेसिकली oogenesis क्या है, वो एक प्रोसेस है जिससे कि ओवम, एग, जो फीमेल्स का एग होता है या गैमिट होता है, वो ओवरीज में ऑकर होता है। ठीक है, हम इस प्रोसेस के बारे में oogenesis में पढ़ते हैं। देन आएगा डेफिनेशन। तो oogenesis is the process by which the female gamete, ova or eggs are produced in the ovaries. It involves the maturation of primary oocyte into a mature ovum। तो oogenesis क्या है, oogenesis क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, ओवरीज में। ठीक है, ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। अब इस प्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, तो जो एक मैच्योर प्राइमरी oocyte है, मैच्योर प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर ओवम में। और ओवम क्या है, हमारा फीमेल गैमेट एग है। मीन्स हमको पढ़ना क्या है, जो मैच्योर प्राइमरी oocyte है वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो रहा है, हमें इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में पढ़ना है और यही प्रोसेस oogenesis कहलाता है। ठीक है, सेकेंडली हम बात करें लोकेशन की कि oogenesis कहाँ पे होता है, तो फीमेल के ओवरीज में oogenesis कंडक्ट होता है। ठीक है, देन होता क्या है कि ये जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स उसमें कंटेन करती हैं और फॉलिकल्स के अंदर ही प्राइमरी oocyte होता है। ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये फीमेल की ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte होते हैं। यही प्राइमरी oocyte आगे जाके मैच्योर होता है और मैच्योर ओवम मीन्स जिसको आप फीमेल एग या गैमेट बोल रहे हो वो बन जाता है। ठीक है, तो फॉलिकल्स और oocyte दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। ठीक है, क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte से ही एग बनता है। देन थर्ड हम बात करते हैं फेजेस ऑफ oogenesis। अब देखो कोई भी प्रोसेस डायरेक्ट तो हो नहीं जाता है, उसमें स्टेप्स लगते हैं ना, एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वैसे ही जो oogenesis है उसमें सेवरल स्टेजेस, मतलब एक एग बनने में कई सारे स्टेजेस होते हैं। उसमें मेनली हम 3 मेन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा फीटल फेज, जिसको हम प्रीनेटल फेज बोलते हैं। सेकेंड है हमारा प्यूबर्टी टू मेनोपॉज वाला, जो एक फीमेल का एज होता है, स्टेज होता है लाइफ साइकिल का, जिसे हम डेवलपमेंटल फेज बोलते हैं। एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन फेज के बारे में। ठीक है, तो इन सारे फेजेस में किस तरह से एक मैच्योर oogoनियम या फिर कह लो कि एक कैसे मैच्योर प्राइमरी oocyte
एग में कन्वर्ट हो रहा है हम देखेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन फेजेस को देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा फीटल फेज, जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल फेज। अब ध्यान देना मेरी बात, देखो हम फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फीमेल के गैमेट बनने के बारे में। तो ये एक फीमेल के अंदर वो गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब वो एग बनने का प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाता है, जब ये फीमेल अपनी मम्मी के पेट में होती है, वुम्ब में होती है, मीन्स जब फीटल स्टेज पे होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि इसमें फीटल कहाँ से आ जा रहा है। तो जब एक फीमेल अपनी मदर के पेट में ही होती है, अपने मदर के वुम्ब में ही होती है, मतलब जब अपने फीटल स्टेज पे होती है, ठीक है, तभी उसका जो उसके ओवरीज में ओवम बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहला स्टेज होता है फीटल फेज। फीटल फेज, मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ अपना, ठीक है, तो मैं एक फीमेल हूँ, ठीक, तो मेरी ओवरीज में एग सेल कब से बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जब मैं अपनी मम्मी के पेट में थी, जब मैं अपनी मम्मी के वुम्ब में थी, जब मैं अपने फीटल स्टेज पे थी, अभी मेरा बर्थ नहीं हुआ था, अभी जस्ट मैं अपनी मदर के वुम्ब में थी, मेरा जब फीटल स्टेज चल रहा था, तब से ही मेरे ओवरीज में एग सेल बनना स्टार्ट हो गए हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई ओवरीज, ठीक है, सारे जितनी भी फीमेल इंडिविजुअल्स होती हैं उनके फीटल स्टेज पे ही, जब वो अपने मदर के वुम्ब मीन्स अपने मदर के पेट में होती हैं, तब से ही उन बेबी की, वो जो फीमेल बेबी है उसकी ओवरीज में एग बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम फीटल स्टेज से ही ओवरीज में एग का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फीटल फेज यानी कि प्रीनेटल फेज में होता क्या है, जो प्राइमरी oocyte आर फॉर्म ड्यूरिंग फीटल डेवलप। तो जब फीटल स्टेज पे ये प्राइमरी oocyte सबसे पहले बनता है, ठीक है। देन oogonia germ cells undergo mitosis and become a primary oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte कैसे बनता है, तो ये जो oogonia, जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स, स्टेम सेल्स, ये क्या होते हैं, बेसिकली ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो आगे चल के एक स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जो oogonia होता है उसमें पहले माइटोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है, देन वो माइटोसिस डिवीज़न करके ये प्राइमरी oocyte बना लेता है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसी प्राइमरी oocyte से आगे हमारा एक मेच्योर ओवम बनता है। तो पर ये प्राइमरी oocyte कैसे बनता है, तो ये oogonia जर्म सेल से बनता है। इसमें सबसे पहले माइटोसिस डिवीज़न होता है। फिर जब ये प्राइमरी oocyte बन जाता है तो ये प्राइमरी oocyte में कौन सा फेज होता है, प्रोफेज 1। देखो 1 और 2 हम कहाँ पढ़े थे, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड में। तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीज़न होता है प्राइमरी oocyte में, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। बट डिवीज़न इज अरेस्टेड एट दिस स्टेज अंटिल द प्यूबर्टी। देखो जो फीमेल बेबी है, जब वो अपने मदर के वुम्ब में थी, तब तक उसकी ओवरीज में कहाँ तक एग बनेगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। प्राइमरी oocyte में प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस कंडक्ट हो जाएगा, डिवीज़न जो होता है सेल डिवीज़न उस एग सेल का, लेकिन उसके बाद वो वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, उसमें फर्दर डिवीज़न नहीं होगा। कब तक, जब तक कि उस फीमेल का बर्थ नहीं हो जाता और वो फीमेल अपने प्यूबर्टी एज, मतलब जब से उसके मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज पीरियड्स, जब तक कि वो अपना प्यूबर्टी एज नहीं अचीव कर लेती, तब तक ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस वाले स्टेज पर अरेस्टेड रहेगा, ठीक है। बाय बर्थ ऑल प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट एंड दे आर अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो देखो जब उस फीमेल का बर्थ होगा, उस फीमेल बेबी का बर्थ होगा, तब तक उसकी ओवरीज को अगर आप देखोगे कभी, तो उसका ये जो प्राइमरी oocyte उसके ओवरीज में प्रेजेंट रहेगा और वो प्रोफेज, देखो मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज पर वो सारा वहाँ पर ये जो अरेस्टेड, मतलब ये प्रोसेस जो डिवीज़न का है वो रुका रहेगा, ठीक है। देन आएगा प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, मतलब कि डेवलपमेंटल फेज। तो जो प्राइमरी oocyte में अभी डिप्लोटिन स्टेज तक वो पहुंचा है ना, वो प्राइमरी oocyte, तो अब वो प्राइमरी oocyte जो डिप्लोटिन स्टेज तक पहुंचा है, अब मान लो एक फीमेल का जब बर्थ हुआ, ठीक, तो बर्थ से लेकर के
मान लो 12 से 13 साल पे उसका प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हुआ। अब प्यूबर्टी स्टेज पे उसकी ओवरीज में जो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, अब हम वो देखते हैं। तो एट प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स लाइक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्राइमरी oocytes begin to mature in a cyclic manner। देखो, जब एक फीमेल गर्ल 12 से 13 साल की हो जाती है, जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो उसमें क्या आता है कि सबसे पहले ये जो FSH है, फॉलिकुलर इसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा कि पर साइकिल, मतलब हर मंथली एक साइकिल स्टार्ट चलता है ना पीरियड्स का, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक साइकिल में प्राइमरी oocyte, एक एक प्राइमरी oocyte मेच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ईच मंथ वन प्राइमरी oocyte resumes meiosis and completes meiosis first to produce 2 सेल। तो पर साइकिल, जैसे कि फीमेल्स में पर मंथ पीरियड्स आता है तो एक साइकिल वो होती है, ठीक है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, आई नो बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, बट ठीक है, थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। तो देखो, पर साइकिल, जैसे मान लो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड था अब तक, वो पर साइकिल रिज्यूम होगा, उसमें दोबारा से डिवीज़न स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज पे जो डिवीज़न रुका हुआ था वो रिज्यूम होगा और फाइनली पूरा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और एक प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर के आगे 2 सेल बना लेगा, ठीक है। तो उसमें जो 2 सेल बनेगी वो पहली सेल सेकेंडरी oocyte रहेगी और दूसरी फर्स्ट पोलर बॉडी रहेगी। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो लार्जर होगा, बड़ा होगा और उसमें आगे फिर से डिवीज़न होगा ताकि वो मेच्योर ओवम बन सके, और वहीं जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी रहेगी वो साइज में छोटा रहेगा और वो डीजनरेट हो जाएगा। अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ इस तरीके से, मान लो कि ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte सेल है, ये प्राइमरी oocyte है, फिर इसमें डिवीज़न हुआ तो इसमें पहले आपको एक ये मिलेगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, इसको मैं SO लिख रही हूँ, सेकेंडरी oocyte, और ये आपको मिलेगा छोटे साइज का प्राइमरी, क्या है, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी PB। तो ये छोटे साइज का होता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर फिर से इसमें आगे डिवीज़न देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें डिवीज़न होगा, लेकिन ये वाला जो आपका फर्स्ट पोलर बॉडी था ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये डीजनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि जब इसको डीजनरेट ही होना है तो ये बन क्यों रहा है। तो वो इसलिए बनता है ताकि इस स्टेज पर क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवीज़न हो पाए। मतलब 23 जब मान लो 46 था ना, तो अब एक ही चीज़ रहेगी तो पूरा 46 तो नहीं ना, क्योंकि हमको गैमेट बनाना है। तो गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो 23 में क्रोमोसोम डिवाइड हो पाए इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। देन secondary oocyte enters the metaphase second of meiosis but is arrested here unless the fertilization occur। तो जो secondary oocyte बना है अब वो कौन से स्टेज में एंटर करेगी प्रोफेज के बाद, मेटाफेज सेकेंड में। तो जिन बच्चों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की वीडियो देखी होगी मेरी, उनको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आ रहा होगा। बट जो बच्चे अभी सेल साइकिल सेल डिवीज़न नहीं पढ़े हैं, मैं उनके लिए वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप एक बार ही सेल साइकिल सेल डिवीज़न भी ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको ये डिवीज़न ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी oocyte है अब ये क्या करेगा, अब ये मियोसिस के मेटाफेज सेकेंड वाले स्टेज पे एंटर करेगा और वहाँ तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक कि फाइनली फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। फर्टिलाइजेशन मतलब ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं हो जाता, तब तक सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस के स्टेज पर अरेस्टेड रहेगा, ठीक है, आगे कुछ डिवीज़न नहीं चलेगा। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन फेज के बारे में। इफ फर्टिलाइजेशन occurs the secondary oocyte completes meiosis second and resulting in, देखो अभी हमने क्या देखा कि सेकेंडरी oocyte भी आ करके अरेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिर मियोसिस मेटाफेज सेकेंड वाले स्टेज पे, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे आकर रुक जा रहा है। अब क्या होता है,
अगर ओवम और एग का ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte जो रुका हुआ था वो अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेगा और फिर उसके बाद क्या बनाएगा, मेच्योर ओवम बनाएगा, दैट इज एग सेल, और फिर से एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी जो आगे जाके डीजनरेटेड या डिस्कार्ड हो जाएगी। एंड देन जो मैच्योर ओवम बना है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte से जो मैच्योर ओवम बना है वो स्पर्म के साथ मिल करके फिर आगे एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा जिसको आप फर्टिलाइज्ड एग बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक मैच्योर ओवम बनता है और उसका मतलब जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तब वो दूसरा एक फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, ठीक है। अब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis देखते हैं कि एक एग बनने के प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन्स कब कब सिक्रीट होते हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहली चीज, प्रोसेस ऑफ oogenesis इज रेगुलेटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो भाई देखो, ये जो एग बन रहा है ना, ये एक्चुअल में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का रिजल्ट होता है हार्मोन्स के बीच। कौन कौन से हार्मोन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो FSH का क्या रोल होता है, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो देखो हमने क्या देखा था, अभी मैं स्टार्टिंग के स्लाइड्स में आपको बताई थी कि जो फॉलिकल्स हैं और प्राइमरी oocytes हैं उनका आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं एंड देन फिर आगे उसमें डिवीज़न होता है। तो क्या करता है FSH ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जो ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं जिसके अंदर प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होना है, उस फॉलिकल्स के मैच्योरेशन और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। देन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ओव्यूलेशन, एग रिलीज होने के प्रोसेस को ट्रिगर करता है, स्टार्ट करता है, और जो एग में मियोसिस फर्स्ट हो रहा था ना, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कराता है। फिर आएगा एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये ग्रोइंग फॉलिकल्स को प्रोड्यूस करता है, ओके। देन उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है जिससे कि एक फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से डेवलप हो पाए और साथ ही साथ उस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमली रेगुलेट होता रहे, ठीक है। देन आएगा प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन में क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट होता है आफ्टर ओवुलेशन, प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। तो देखो जब एग रिलीज होता है, ठीक है, जब एग रिलीज होता है तो उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है उससे क्या रिलीज होता है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस, जो फीमेल का यूट्रस होता है, अगर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक नया आप कह सकते हो जाइगोट अगर बनता है, तो वो जाइगोट जा करके यूट्रस में ही तो इम्प्लांट होता है ना, फिर वो यूट्रस में 9 महीने तक रहेगा, फिर वो बड़ा मतलब जब 9 महीने का जेस्टेशनल एज कंप्लीट करेगा तब वो बेबी डिलीवर होगा। तो क्या होता है कि वो यूट्रस को तैयार करता है ताकि अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो यूट्रस बेबी उधर आकर ईजिली इम्प्लांट हो पाए, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कुछ इस तरीके से काम करते हैं oogenesis के प्रोसेस में। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ oocytes। तो हमने ये जो प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes देखे और मेच्योर ओवम, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं कि कब कौन कितना क्रोमोसोम कंटेन करता है। तो प्राइमरी oocyte की अगर बात करें तो ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब प्राइमरी oocytes में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो आपके 46 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन हमने देखा था कि ये प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस, अगर यहाँ फर्स्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ मियोसिस फर्स्ट की ही बात हो रही है, वहाँ पर अरेस्ट रहता है। फिर जब एक गर्ल अपनी प्यूबर्टी को अटेन करती है तब जा कर के उसमें आगे फर्दर डिवीज़न होता है। देन सेकेंडरी oocyte की बात करें तो ये हैप्लॉइड होता है, मतलब कि सेकेंडरी oocyte का अगर क्रोमोसोम नंबर आप से पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर अरेस्ट हो जाता है, ये मेटाफेज सेकेंड पर आकर अरेस्ट रहता है, कब तक, जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो,
देन बनेगा फाइनली एक मैच्योर ओवम। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो मैच्योर ओवम की प्लॉइडी होती है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, n, क्योंकि भाई ओवम क्या है, गैमेट है ना। फाइनली जो ओवम बन रहा है वो तो गैमेट है, और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, उसमें हमेशा क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तभी तो मान लो फीमेल गैमेट 23 रहेगी और स्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो 23 रहेगा, तब तो 23 मिल करके एक 46 क्रोमोसोम नंबर बनाएंगे, ताकि जो एक बेबी उससे जनरेट होगा उसका क्रोमोसोमल उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, उसमें एकदम एक्यूरेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो जो मेच्योर ओवम होता है वो कब फॉर्म्ड जब होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद, और अगर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और फिर फाइनली ये मैच्योर ओवम हमारा बन जाता है। ठीक, देन आता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस मतलब जो फॉलिकल्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जिसके अंदर प्राइमरी oocytes थे और फिर वही प्राइमरी oocytes आगे जा कर के एक मैच्योर ओवम बन रहे हैं, तो वो बेसिकली शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्राइमरी oocyte से। और प्राइमरी oocytes है कहाँ पे, फॉलिकल्स के अंदर। तो ये फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं हमको ये भी तो देखना चाहिए ना, तो अब हम थोड़ा फॉलिकल्स का फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द oogenesis। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो एग बनने का प्रोसेस है और फॉलिकल बनने का प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कंटेन्स अ प्राइमरी oocyte। जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स द oocyte इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मान लो ये जो है इसके सराउंडिंग में एक पहली ग्रैनुलोसा सेल की जो प्राइमरी oocytes हैं उसके सराउंडिंग में प्राइमरी फॉलिकल्स एक ग्रैनुलोसा सेल की लेयर जनरेट करते हैं। देन सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या करेगा, ये oocyte फिर से ये oocyte पे एक और लेयर बना देगा। ठीक है, ये लेयरिंग का काम करते हैं बेसिकली। देन मैच्योर फॉलिकल क्या करेगा, जब मैच्योर फॉलिकल्स बन जाएगा इसके अंदर, जब oocytes के सराउंडिंग में एक मैच्योर फॉलिकल्स मतलब फॉलिकल्स की अगर 3 लेयर जब फाइनली बन जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा ना कि एक फ्लूइड भर जाता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, एंट्रम। एंड फिर फाइनली ये जो oocyte है, ओवा है, ठीक है, ये यहाँ से आगे निकल जाएगा, फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगा, सेकेंड मतलब ये आगे निकलेगा सेकेंडरी oocyte, फिर एट लास्ट मैच्योर ओवम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉलिक्यूलोजेनेसिस का 3 लेयर जब मतलब एक फॉलिकल्स की 3 लेयर बन जाती है तब एग बाहर निकलता है। ठीक है, फॉलिकल से। देन पोलर बॉडीज, तो मैं अभी हमने देखा कि जब भी एक कोई मतलब oocyte डिवाइड हो रही है तो एक तो सेकेंडरी oocyte मिल रहा है जो बड़े साइज का है और दूसरा हमको फर्स्ट पोलर बॉडी मिल रहा है। फिर जब ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो रहा है तब फिर हमको सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड हो रहा है तो एग सेल मिल रहा है और फिर हमको सेकेंड पोलर बॉडी मिल रही है ना। तो हमने अभी इस पोलर बॉडीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पोलर बॉडीज आर स्मॉल सेल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द अनइक्वल डिवीजन ऑफ द oocyte ड्यूरिंग मियोसिस। तो देखो मियोसिस में अनइक्वल डिवीजन जब हो रहा है, जब भी मियोसिस हो रहा है, जब भी देखो कोई सेल मियोसिस डिवीजन करती है तो अनइक्वल डिवीजन कर रही है अगर, तो उसमें एक हमको क्या मिल रहा है, एक oocyte मिल रहा है और एक हमको पोलर बॉडी मिल रही है। तो ये पोलर बॉडी क्या होती है, डिस्कार्ड हो जाती है और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब जनरेट तो होती है लेकिन वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो डिस्कार्ड हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, फिर जो फर्स्ट पोलर बॉडी हमने कब देखा, वो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी और सेकेंड पोलर बॉडी मियोसिस सेकेंड के बाद बनी। ठीक है, तो पोलर बॉडीज का गेम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट मियोसिस के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फिर वो कुछ टाइम के बाद खुद डीजनरेट हो गई। देन सेकेंड मियोसिस के बाद सेकेंड पोलर बॉडी, फिर वो भी कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन में पोलर बॉडीज का कोई रोल नहीं होता है।
देन oocyte अरेस्ट एंड रीएक्टिवेशन। तो हमने देखा ना कि oocytes जो हैं, oocytes, तो oocyte पहले हम लोग देख रहे हैं कि वो कहाँ पर, प्रोफेज फर्स्ट पर अरेस्ट हो रही है, देन मेटाफेज सेकेंड पर अरेस्ट हो रही है। तो हम इन सारी स्टेजेस को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो oocytes आर अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड रिमेन अरेस्टेड अंटिल प्यूबर्टी। तो जब एक फीमेल अपनी मदर के वुम्ब में रहती है, अपने मम्मी के पेट में रहती है, तो उसके ओवरीज में प्रोफेज फर्स्ट के स्टेज तक oocyte तो होता है, ठीक है, मतलब अपना जो भी सेल डिवीज़न का प्रोसेस कर रहा होता है करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो वहाँ पर रुक जाता है। फिर जब वो फीमेल का बर्थ होता है और वो अपनी प्यूबर्टी को अटेन करती है 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, तब फर्दर ये जो अरेस्ट हुआ था ये सेल साइकिल दोबारा से रिज्यूम हो जाता है। तो अपॉन रीचिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी तो एफएसएच क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और मैच्योर करेगा कुछ फॉलिकल्स को। मतलब हर साइकिल में फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर होंगे और फिर उन फॉलिकल से अपना आगे जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte में अगर फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो लास्ट में एक मैच्योर ओवम बनेगा, फिर वो स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा और फिर एक दूसरा फिटल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। देन द प्रोसेस कंटिन्यूज साइक्लिकली थ्रू आउट अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ सीजिंग एट मेनोपॉज। तो ये एग बनना, ठीक है, उसका ये जो प्रोसेस होता है एक फीमेल की बॉडी में तब तक होता है जब तक कि वो अपने मेनोपॉज के स्टेज पे नहीं पहुंच जाती। मेनोपॉज कब होता है, जब एक फीमेल 40 एबव उसकी एज हो जाती है, मतलब 45 से 50 के एज के बीच में जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अब वो पॉज हो गया, अब वो रुक गया। उस स्टेज तक हमेशा ये प्रोसेस चलता रहता है। प्राइमरी oocyte से आपका सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, फिर सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगी, फिर आपका आगे वो ओवम बनेगा, फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, कब तक, जब तक कि फीमेल मेनोपॉजल स्टेज पे ना पहुंच जाए। मेनोपॉज ये सारी चीज़ें तो आई थिंक आप 12th की रिप्रोडक्शन क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। देन हम देखो, इसके पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया है, तो दोनों के बीच में थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि राइट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में जितना कुछ एक्सप्लेन किया था वो सारी बातें, और oogenesis में मैंने जितना चीज़ें एक्सप्लेन किया है अभी वो सारी चीज़ें आप पॉइंट्स लिखोगे एंड एट लास्ट ये कंपैरेटिव पॉइंट मेंशन करोगे आप, अगर एग्जाम कॉपी में आपसे पूछता है तो, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा और जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो कंफ्यूज मत होना कि oogenesis पढ़ाते पढ़ाते स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों आ गए, तो भाई देखो मैं जस्ट कंपैरिजन बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया है और हम सेल मतलब फिजियोलॉजी, ठीक है, सेल रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी देख रहे हैं, तो हमको स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों डिस्कस करना था ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि हमको लास्ट में 4 वाइबल स्पर्म सेल्स मिल रहे थे हर एक प्रिकर्सर सेल से, जबकि oogenesis में हमको एक ही ओवम मिल रहा है ना, तो और 3 पोलर बॉडीज मिल रही हैं। वहीं अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक मेल की बॉडी में कॉन्टिन्यूसली रहता है। मतलब एक जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि वुमेन जब मेनोपॉजल स्टेज पे पहुंच जाती है, मीन्स 45 से 50 की उम्र में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मीन्स ये जो ओवुलेशन का प्रोसेस है, मैच्योर ओवम बनने का प्रोसेस है, वो बंद हो जाता है। बट मेल के केस में ऐसा नहीं होता है, उनके में ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस उनकी पूरी लाइफ चलता है, ठीक है। अगर उनका जो लाइफ स्पैन है वो 80 ईयर्स का है, 85 ईयर्स का है, 90 ईयर्स का है, तब तक उनमें स्पर्म्स बनते रहते हैं, ठीक है। oogenesis जो है ये साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें एक ओवम ही मैच्योर होता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन स्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता, स्पर्म कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। अब अगर हम क्लिनिकल रेलेवेंस मतलब कि ऑल्टरेशन ऑफ डिजीजेस देखें, अगर मान लो किसी की ओवरी में सही से ओवम नहीं बन पा रहा है तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, तो सबसे पहला है एन ओवुलेशन। एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एब्सेंस, ठीक है, मीन्स फेलियर टू ओवुलेट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। मान लो कोई ऐसी फीमेल है
जिसमें ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, मैच्योर एग बन ही नहीं रहा है, तो उससे क्या हो सकता है भाई, एग ही नहीं है तो फर्टिलाइज क्या होगा, तो वो मे बी इनफर्टाइल हो, ठीक है। देन ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट में हम क्या देखते हैं, ओवेरियन सिस्ट बेसिकली होता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है फॉलिकल का। तो देखो अभी हमने पढ़ा ना कि फॉलिकल के डेवलपमेंट के बाद ही, मतलब फॉलिकल क्या कर रहा है, ओवम के बीच जो प्राइमरी oocytes है उसके किनारे एक लेयर लगा रहा है, फिर दूसरी लेयर लगा रहा है, फिर तीसरी लेयर लगा रहा है, देन जाके फाइनली फॉलिकल से एग्स मैच्योर होकर निकल जा रहा है। तो अगर फॉलिकल ही सही से डेवलप नहीं होगा तो क्या एग ओवुलेशन सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ओवेरियन सिस्ट बन जाता है, मतलब कि कुछ गांठ जैसी हो जाती है अगर फॉलिकल्स का अच्छे से मैच्योरेशन या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देन प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, अर्ली सीजेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन बिफोर द एज ऑफ 40। कभी कभी आप सुने होंगे कि एज मतलब पीरियड्स बहुत पहले ही आना बंद हो जाते हैं, मतलब जो पीरियड्स 45 की एज तक अच्छे से आते रहना चाहिए वो पीरियड्स 40 के एज पे ही आना बंद हो गए, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब उनके जो ओवरी है वो फंक्शनल अब नहीं है, अब उसमें ओवुलेशन का प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। तो ये कुछ डिजीज़ कंडीशन थे। तो वैसे डिजीज़ कंडीशन से रिगार्डिंग आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल 1% है, लेकिन फिर भी पढ़ लो, कुछ पॉइंट्स नहीं याद आएंगे तो एटलीस्ट यही लिख देना, ठीक है। अगर मान लो ओवुलेशन पूछता है आपसे या oogenesis का प्रोसेस पूछता है और एट लास्ट अगर आप ये क्लिनिकल रेलिवेंस ऐड कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा कॉपी इवेल्युएट करते टाइम कि वो बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इसलिए मैंने बता दिया। अगर oogenesis आ जाता है 5-10 नंबर में तो अब तक जितना बताई हूँ उतने सारे पॉइंट्स और एट लास्ट ये क्लिनिकल रेलिवेंस ऐड कर दोगे, एकदम सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। देन देखो ये oogenesis का मेरा थोड़ा हैंडमेड ड्राइंग है, जो ये पीपीटी पे अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप ना इसको क्लियरली अपने जो नोट मैं शेयर कर रही हूँ तो जिस नोटबुक में लिखे आ रहे हो वो स्लाइड्स, उसमें ये डायग्राम ज़रूर बनाना। एग्जाम में अगर oogenesis पूछता है तो ये डायग्राम ड्रॉ करना मस्ट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। ये पूरा प्रोसेस एक फ्लो चार्ट के थ्रू है। तो एक बारी मैं दोबारा से इसको भी एक्सप्लेन कर, देखो oogoनियम, ठीक है, स्टेम सेल्स में सबसे पहले क्या हुआ, फीटल स्टेज पे माइटोसिस डिवीज़न हुआ। माइटोसिस मतलब क्या होता है बेटा, इक्वेशनल डिवीज़न होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज नहीं होते हैं, देखो 46 था 46 ही रहा, तो डॉटर oogoनियम बना, फिर इसमें ग्रोथ होगा तो 46 ही रहेगा क्योंकि वो ग्रोथ हो रहा है, उसमें प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है। फिर प्राइमरी oocyte तक हमने पढ़ा कि प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी के बाद आगे डिवीज़न करती है, तो अब आगे इसमें मियोसिस डिवीज़न हुआ, तो मियोसिस डिवीज़न होगा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, घट जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर इसमें जब एक सेकेंडरी oocytes में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन के बाद तो एक ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी जिसका क्रोमोसोम नंबर 23 रहेगा। तो ये फ्लो चार्ट था, हमने जो डिस्कस किया हमने इस स्टेज से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपके माइंड में प्राइमरी oocyte के पहले सबका क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेगा क्योंकि ये oogoनियम स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड मतलब जैसे कि ये वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो आगे जाकर के स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं, ठीक। तो oogoनियम स्टेम सेल्स है जो कि मदर सेल है जो प्राइमरी oocyte को जनरेट करता है। अब वो प्राइमरी oocyte आगे डिवीज़न उसमें फर्दर होना होता है और एट लास्ट जाके एक गैमेट बनता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप अच्छे से, ये जो फ्लो चार्ट है इसको बना लो। अगर ये क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस फ्लो चार्ट का एक क्लियर पिक्चर क्लिक करके कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो माय लिटिल जैम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपकी थोड़ी सी ड्यूटी ये है कि वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है ताकि अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, और वन मोर थिंग, अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम कंडक्ट होने का डेट आया है, दैट इज़ फ्रॉम 25 Feb, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। वैसे तो मैंने पहले कहा था कि मैं 31 Jan तक सिलेबस कवर करा दूंगी, लेकिन थोड़ा मेरा भी एकेडमिक
आप समझ सकते हो ना, फाइनल ईयर है तो थोड़ा बिजी स्केड्यूल हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं 31 जन तक सिलेबस नहीं करा पाई, बट स्टिल वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम या तो 10 फैब या फिर बहुत लेट होगा तो 15 फैब तक हम आराम से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, क्योंकि 15 से भी 25 का अगर आप देखो तो आपके पास आराम से 9 दिन का, लगभग 8 से 9 दिन का टाइम है रिवीजन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 10वें दिन तो भाई पेपर ही है। तो कोई इशू ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहना है। मैं जो जो लेक्चर्स अपलोड करते जा रही हूँ जस्ट उन लेक्चर्स को देखते जाओ, जो नोट्स आपके साथ ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसका नोट्स बनाते चलो कॉपी में और उसको पढ़ते चलो। जहाँ जो डाउट आता है आप वो या तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ लो या तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।